फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी ओनली वन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर, जो कि आया हुआ है जून 2024 में। इसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री की ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिक टेक्निक्स में आए हुए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। यह एग्जाम पेपर ईसा गंभीर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, पतली पद क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत पर अधिशोषित है या आधारित है? तो जो पतली पद क्रोमेटोग्राफी है वो हमारी अधिशोषण पर भी आधारित होती है और वितरण पर भी आधारित होती है। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। आरएफ की इकाई है सेंटीमीटर, डिग्री, मीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आरएफ की कोई इकाई नहीं होती, तो जो इसका ऑप्शन डी होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दर क्रोमेटोग्राफी में दोनों दर होने चाहिए। तो जो दर क्रोमेटोग्राफी है इसके दोनों दर होने चाहिए। ऑप्शन ए परस्पर विलेय, ऑप्शन बी परस्पर अविलेय, ऑप्शन सी आंशिक वित्तीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परस्पर अविलेय। दर क्रोमेटोग्राफी में जो दोनों दर होते हैं वो परस्पर अविलेय होते हैं। तभी तुम्हें जिस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए प्रयोग होते हैं उसके साथ विलेय होते हैं, लेकिन परस्पर अविलेय नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4, सूत्र KD=C1/C2 में C1 व C2 दो विलायक को 1 व 2 में क्रम से विलेय की सांद्रता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए वितरण का नियम, ऑप्शन बी वितरण अनुपात, ऑप्शन सी एनरेस्ट का वितरण नियम या ऑप्शन डी ये सभी। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि ये एक ही चीज के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए हुए हैं। एनरेस्ट का वितरण नियम, वितरण अनुपात, वितरण का नियम, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थायी एवं गतिशील प्रावस्था है। ऑप्शन ए द्रव दर, ऑप्शन बी ठोस दर, ऑप्शन सी ठोस ठोस या ऑप्शन डी द्रव या ठोस। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव दर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे याद रखिएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्थायी अवस्था होती है वो द्रव होती है। और एक बात हो याद रखिएगा, अगर स्थायी अवस्था द्रव है तो गतिशील अवस्था क्या हो गया? तो द्रव हो गया, गैस होगी, ठोस बिल्कुल नहीं होने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अक्ष पर स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है। तो अक्ष पर स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है। ऑप्शन ए सीमा बंध में, ऑप्शन बी पाई बंध में, ऑप्शन सी एकल बंध में, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी पाई बंध में, क्योंकि पाई बंध में इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन के लिए सिग्मा बंध में भी इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन होना चाहिए। क्योंकि पाई बंध सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर कर गया, तो इसका मतलब इसमें क्या है? स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विपरमाणु अणु के स्पेक्ट्रम में निम्न रेखाएं मिलती है 118, 135, 152, 169, 186, 202 सेंटीमीटर इनवर्स। इस अणु के लिए स्थिरांक बी का मान है। ऑप्शन ए 118 सेंटीमीटर इनवर्स, 110 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी 17 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन डी 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 118 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, कम आवृत्ति की ओर प्राप्त होने वाली रमण रेखाओं को कहते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। लैम्डा मैक्सिमम तो न्यू क्या होता है? मिनिमम, क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक हैं। तो यहाँ पे कौन सी रेखाएं मिलती है हमें? स्टोक्स रेखाएं। लैम्डा मिनिमम या न्यू मैक्सिमम, यहाँ पे कौन सी मिलती है? एंटी स्टोक्स। लैम्डा मिडल यह बोल देते हैं मध्यम तरंग दैर्ध्य पे, या न्यू मिडल या मध्यम आवृत्ति पर। यहाँ पर कौन सी मिलती है हमें? रैले रेखाएं। तो यहाँ पे क्या बात किसकी हुई है? कम आवृत्ति की। तो कम आवृत्ति पर कौन सी रेखाएं मिलेंगी? स्टोक्स रेखाएं। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए कार्बनिक यौगिक के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 219, ऑप्शन सी 224 या ऑप्शन डी 229। यहाँ पे यूनिट भी नहीं दी हुई है, केवल अंकिक मान दिए हैं, तो हमें अंकिक मान में से बताना है। तो जो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 229। क्वेश्चन नंबर 10, फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्या है? देखो दोस्तों, फिंगरप्रिंट क्षेत्र वह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक के लिए एक विशिष्ट पहचान होती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट है तो हर व्यक्ति के अलग अलग होता है, ऐसे हर कार्बनिक यौगिक का जो फिंगरप्रिंट क्षेत्र है वो अपनी एक विशिष्ट पहचान दे देता है, उस क्षेत्र में आती है। तो जो क्वेश्चन 10 इसकी फिंगरप्रिंट क्षेत्र का रीजन होता है वो होता है 500 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि 500 से 1500 बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया है? 1500 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स।
तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 120 मेगाहर्ट्ज वाले उपकरण में पीक के लिए डायल का मान क्या होगा यदि 60 मेगाहर्ट्ज उपकरण वाले उपकरण में इसका मान 162 मेगाहर्ट्ज है। ऑप्शन ए 2.7 ppm, ऑप्शन डी 5.4 ppm, ऑप्शन सी 1.35 ppm या ऑप्शन डी 8.1 ppm। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2.7 ppm। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, वो लैम्डा की कई बार हमसे यूनिट भी पूछ लेते हैं इसकी डायल की कि उपकरण में पीक के लिए डायल का जो मान होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है ppm, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का सही सूची। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसके वायतम कोष के अगर हमें कक्षक में विन्यासित करूँ इसको, तो इसके पी में कितने कक्ष होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन कौन से बचा इसमें। तो देखिए 3p के लिए अगर मैं बात करूँ तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 3। p के लिए अगर मैं l की बात करूँ, देखो अगर l की बात करूँ s उपकोष के लिए तो उसके लिए कितना होता है 0, l का मान याद रखिएगा दोस्तों, आप लिख लीजिएगा इसको कहीं पे। p के लिए कितना हो जाएगा 1, d के लिए कितना हो जाएगा 2 और f के लिए कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे p के लिए कितना हो जाएगा l का मान, ये हो जाएगा हमारा 1। अगर मैं इसमें देखो बात करूँ इस कक्षक के लिए कितना होता है m का मान -1, इस मध्य वाले के लिए 0, इस वाले के लिए होगा +1। तो हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें है इसमें, तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा m का मान +1। तो देख लीजिए 311 कौन से ऑप्शन में वैल्यू बैठती है सही, तो ये बैठती है ऑप्शन ए में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 311। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य क्वांटम संख्या n = 2 के लिए l की मान होंगी। देखो मैंने आपको भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका मतलब क्या है, दो में केवल दो ही को संभव है, कौन कौन से, s में s और p। तो s के लिए l का मान कितना होता है 0 और p के लिए कितना होता है 1। तो l के कौन कौन से मान संभव है 0 और 1। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, px कक्षीय में नोडल तल की संख्या है। देखो 1s में नोडल तल की संख्या कितनी होती है 0, 2s में नोडल कक्षीय संख्या कितनी होती है 1 और px में नोडल तल की संख्या कितनी होती है 1। तो ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। तो px में नोडल तल की संख्या कितनी है 1। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर हम करें, इलेक्ट्रॉन जिनकी पहचान क्वांटम संख्या n व l यह मान दिए हुए को बढ़ती ऊर्जा के क्रम में कम से अधिक ऊर्जा की ओर निम्न प्रकार रखते हैं। तो इसके लिए आपको ओहम का नियम पता होना चाहिए और n+l रूल पता होना चाहिए। मैं देखो आपको तीनों नियम बता देता हूँ, तीनों चारों ही आगे भी क्वेश्चन में प्रयोग होंगे। ओहम का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षों में प्रवेश करते हैं, फिर अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षों में प्रवेश करते हैं, अब कक्षों में प्रवेश करते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। और जो हमारा हुंट का अधिकतम बोल्ट्जमैन का नियम है वह कहता है किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युक्त नहीं होते जब तक सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में जो प्रयोग होगा वो होगा n+l रूल। ये रूल ये कहता है कि जिनके लिए n+l का मान कम होगा उनकी ऊर्जा कम होगी, कम ऊर्जा भी क्या होगी कम। अगर जिनके लिए n+l का मान बराबर हो जाता है तो उनमें उनकी ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम होगा, n का मान कम ऊर्जा कम, यदि n+l क्या है बराबर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर n+l का मान इनका जोड़ते हैं। देखो इसमें कितना है 4 और 1 5, इसमें कितना है 4, 3 और 2 5, 3 और 1 4। तो 5 5 4 में 4 का मान कम है तो इसमें सेकंड और फोर्थ की ऊर्जा इन सब में कम होगी। अब देखने वाली बात यह है कि सेकंड और फोर्थ में किसकी ऊर्जा कम होगी। तो सेकंड और फोर्थ में n का मान कम किसके लिए है फोर्थ के लिए। देखो यहाँ पे कितना है 3, तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी फोर्थ की, फिर इससे अधिक ऊर्जा किसकी होगी सेकंड की। अब ऐसे देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में, इसके लिए भी
टोटल n प्लस एल की वैल्यू 5, इसके लिए भी कितनी 5। तो इनमें देखते हैं n का मान कम किस में है, n का मान कम है थर्ड में, तो थर्ड की एनर्जी कम होगी फर्स्ट के सापेक्ष, तो फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बैठता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा। देखो आप इस क्वेश्चन के अंदर कहते हैं n प्लस एल रूल भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कितना हो जाएगा, n प्लस एल का मान 4, इसके लिए कितना हो जाएगा 3 और 2 5, इसके लिए कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और इसके लिए कितना हो जाएगा 5 0 5, और इसके लिए 4d के लिए कितना हो जाएगा 4 और 2 6। तो देखो सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी 4 की, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 3d 4p 5s, देखो 3d और 4p में n का मान किस, इनमें सबसे कम मान किसका है, n का मान 3d के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद किसके लिए 4p के लिए, ये भी सही है, और फिर 5s के लिए 5 सही है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन भी हमारा सही बैठता है इसके अंदर। या फिर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी याद रख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इसका मतलब 4s 3d से पहले लगता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4s भी 3d पहले आया 4s, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से देखने वाली बात होगी। फिर देखते हैं हम 4s 3d 4p, तो 4s 3d 4p ऑप्शन बी में ही सही बैठता है, तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय क्वांटम संख्या दिखाती है। देखो एस बताती है कक्षा की संख्या इलेक्ट्रॉन के, क्यों कौन सी कक्षा में है। माफ कीजिएगा एन बताती है, एन। एल बताती है कक्षक की आकृति। हम बताते हैं कक्षक का त्रिविमीय अभिविन्यास। और एस बताते हैं चक्रण इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षक का त्रिविमीय अभिविन्यास बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, उल्ट का नियम बताया था कि किसी भी कक्षों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक सभी कक्षों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो नाइट्रोजन का जो हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3। तो इसमें p के अंदर 3 कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन, एक ही पहले इसमें प्रवेश करेगा, एक इसमें एक इसमें। ये उल्ट का नियम था कि सभी कक्षों में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद युग्मित होना शुरू होंगे, क्योंकि तीनों में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके आधार पर हमने इसकी व्याख्या की हुई है, उल्ट के नियम के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डी ब्रोगली समीकरण है। डी ब्रोगली समीकरण होते हैं, देखो हमारी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, जो कि पी इक्वल टू एम बी भी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो देख लीजिए इनमें से हमारी कौन सी सही समीकरण है, तो इसमें सभी ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। क्वेश्चन नंबर 20, ओभाव के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखो ये भी आपको याद रखना है, ओभाव के सिद्धांत को जो पालन नहीं करता वो होते हैं कॉपर क्रोमियम, दो ही कंपाउंड है जो ओभाव के सिद्धांत का पालन नहीं करते। क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 24 क्रोमियम, तो जो उसका अभिविन्यास कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें लास्ट में आ जाता है। देखो हमारा क्या क्या मतलब है, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4s2 3d4 कायदे से ये होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड ऐसा ही हो जाता है अगर, क्योंकि देखो एस में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में एक एक इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास केमिस्ट्री में एक सिद्धांत ये भी है कि जो अधिक स्थायी वो ही हमारे परमाणु होगा जिसकी कक्षकों में या तो कक्षक या तो पूर्ण भरे हो या अर्ध भरे हो। जो आंशिक रूप से भरे होते हैं वे हमारे अस्थायी होते हैं, लेकिन कॉपर क्रोमियम के पास चांसेस है कि ये अपनी कक्षों को अर्धपूर्ण भर ले। तो ये क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके एक इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये किस नियम का पालन नहीं करता है यहाँ पे, ओभाव के सिद्धांत, क्योंकि ओभाव का कहना यह था कि जिस कक्षक के लिए n प्लस एल का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेंगे, जो कि इसमें क्या हो जाता है सेटिस्फाई नहीं होता। तो ओभाव के सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता, कॉपर और क्रोमियम।
क्वेश्चन नंबर 21, पी कक्षक क्या करती है? पी कक्षक क्या करती है? देखो मैंने आपको बताया था आकृति के बारे में, भी बता देता हूँ मैं। एस कक्षक क्या करती है? जो होती है वो होती है गोलाकार। एस उपकक्षकी। पी की होती है डंबल। डी की होती है क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ या द्विडंबल भी अगर हिंदी में लिखा आ गया तो उसे द्विडंबल भी बोल देते हैं, द्विडंबल। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी, डंबल आकृति होती है पी कक्षक की। क्वेश्चन नंबर 22, एफ उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं, देखो एस पी डी एफ, एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पी में आ सकते हैं 5। डी में कितने आ सकते हैं? 10। देखो पी में आ जाते हैं 6, डी में आ जाते हैं 10 और एफ में आ जाते हैं 14। अगर इनके अंदर कक्षों की बात करूं तो इसकी आधी होते हैं कक्षक इनके अंदर। एस के अंदर कक्षक कितने होते हैं? 1। पी के अंदर कक्षक होते हैं 3। डी के अंदर कक्षक होते हैं 5 और एफ के अंदर कक्षक कितने होते हैं? 7। तो इसने क्या पूछा है? एफ उपकक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। क्वेश्चन नंबर 23, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, तो देखो सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? हाइजेनबर्ग के द्वारा। हाइजेनबर्ग के द्वारा, ठीक है। और ये सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि जो हमारी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है, यानी किसी भी एक समय पर एक कण की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। इसका इसमें हाइजेनबर्ग सिद्धांत में एक कथन दिया हुआ है, तो जो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो जो हमारी कक्षाएं शुरू होती है 1 2 3 4, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इनको हम बोलते हैं के एल एम एन। के से शुरू होते हैं, 1 को क्या बोलते हैं? के। 2 बोलते हैं। अब देखो जो हमारी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n² नियम के अनुसार आते हैं। तो के लिए 1 है, तो के के लिए 1, n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, तो इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एल के लिए कितना हो गया? मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 8। एम के लिए कितना होता है? 3, तो 3 9 9 दूनी 18। एम के लिए 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं? 18 है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर तत्व क्रमांक संख्या 29 में डी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। मैंने आपको बताया था कॉपर क्या करता है? वो अभाव के नियम का पालन नहीं करता। जो 29 कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। लेकिन ये वास्तविक में होता नहीं, क्योंकि कॉपर की 4s 2 3d9, देखो सामान्यतः जो हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है उसके आधार पर तो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम वो अभाव के नियम का पालन नहीं करते। तो जो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो वास्तविकता में होता है वो हो जाता है 4s1 3d10। तो इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पूर्णतः 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। क्वेश्चन नंबर 26, द्विवंशी क्वांटम संख्या निम्न में से किसको व्यक्त करती है? द्विवंशी क्वांटम संख्या यानी कि द्विवंशी क्वांटम संख्या यानी कि एल, और एन मैंने आपको बताया था एल प्रेजेंट कर दिया किसको? कक्षक की आकृति को। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है उसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखो ये दोस्तों n+1 भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये होता है n+l रूल। तो n+l रूल किस नियम का हिस्सा है? ऑफ बाउ के नियम का, ये मैंने आपको बताया था अभी कुछ थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 28, किसने सफलतापूर्वक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की? तो जो हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की वो की हुई है आइंस्टीन ने, लेकिन जो उसकी खोज की थी, तो इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी प्लांक के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की, लेकिन सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी? आइंस्टीन ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस अणु की ऊर्जा अधिकतम है? तो इसका भी थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, सिग्मा 1s सिग्मा 2s
सिग्मा 2p(z) पाई 2px पाई 2py। इन दोनों में कोई से पहले बढ़ सकता है, इन दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर ही होती है। फिर होता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। फिर इनसे अधिक ऊर्जा होती है सिग्मा स्टार 2pz की। तो हमें सबसे अधिकतम ऊर्जा किसकी है? सिग्मा स्टार 2pz की। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखने का संक्षिप्त तरीका है। तो ये आपने इसका रूप भी पढ़ा होगा। ऑप्शन सी एच साइन इक्वल टू ई साइन। रेणुवासिक में साइन होता है एच कैरेट साइन, जहाँ एच कैरेट क्या होता है हमारा हैमिल्टन ऑपरेटर होता है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है वो हैमिल्टन ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्ती म्यू गतिशील तरंग संख्या न्यू बार के बीच संबंध है। देखो ये तो आपको नियम पता ही होगा कि जो हमारा न्यू सी इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा। और आप ये याद रखिएगा जो हमारी तरंग संख्या होती है वो वेवलेंथ की या तरंग दैर्ध्य की विपरीत अनुपातिक होती है। तो न्यू डैश इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी न्यू डैश। तो देख लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन बैठता है वो बैठता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किरचॉफ नियम है ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू ई बी, ए एस अपॉन ई एस इक्वल टू ई बी अपॉन ई एस इक्वल टू एस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा किरचॉफ का नियम होता है वो होता है ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू ई बी। तो जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ ई एस क्या है? ई एस है पदार्थ की अवशोषण क्षमता। मैं लिख देता हूँ, पदार्थ की अवशोषण क्षमता। माफ कीजिएगा दोस्तों, यह अवशोषण नहीं, ये है उत्सर्जन क्षमता। एस क्या होगी? हमारी अवशोषण क्षमता। और ये भी क्या होगी? पूरी ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता। ये आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लैक बॉडी के तापीय संतुलन की स्थिति में एक्जिविटी एप्सिलॉन का मान होता है। तो एप्सिलॉन का मान कितना होता है इसके लिए? 1 ब्लैक बॉडी के लिए। और सामान्य ब्लैक बॉडी के लिए होता है ग्रेटर देन 1। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻27 जूल प्रति सेकंड। या फिर 6.626। तो ये तो आपको सभी के याद ही होगा। प्लांक स्थिरांक एच का मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34। बहुत से क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल्स में यूज भी करते हो उसको। तो जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, फोटो वैद्युत प्रभाव निम्न में से किन तत्वों में हो सकता है? देखो फोटो वैद्युत प्रभाव उन तत्वों में, उन परमाणुओं में होता है जिनके लिए आयनीकरण ऊर्जा कम होती है। क्योंकि कम आयनीकरण ऊर्जा वाले जो परमाणु है अगर उन पर बहुत कम एनर्जी वाला फोटोन भी आपतित होते हैं तो वे आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उसमें धारिता सीबी व सीबी के अनुपात को आर से व्यक्त करते हैं तो आर का सही मान होगा। पिछले क्वेश्चन में कहा है कि उसमें धारिता सीबी व सीबी के अनुपात को आर से व्यक्त करते हैं तो आर का जो सामान्य मान होगा वो क्या हो जाएगा? सीबी अपॉन सीबी। लेकिन ये क्वेश्चन के आधार पे है, लेकिन अब जो वास्तविकता में सीपी व सीबी में अनुपात होते हैं, दो अनुपात होते हैं। एक तो गामा इजिकल टू सीपी अपॉन सीबी और एक आर इजिकल टू सीपी माइनस सीबी। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत बिल्कुल सही ऑप्शन बताना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के आधार पर बात करें तो हमारा ऑप्शन बी सही बैठता है। लेकिन जो वास्तविकता में हमारे पास ही इनके दोनों भी संबंध है तो वो होता है आर इजिकल टू सीपी माइनस सीबी। तो इन दोनों ही ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा, वो हम कह नहीं सकते कौन सही होगा।
वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से ऑप्शन को सही मान। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य है। तो कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के लिए एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, परकिरणित कोण है, परकिरणित कोण। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान कितना होता है पाई/2, तो ये लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाता है एच अपॉन एम ई सी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, ये बैठता है हमारा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एच अपॉन एम ई सी। क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम को कहते हैं। अभी हमने इससे पहले कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था डी ब्रोगली समीकरण, वहाँ हमने इसके बारे में पढ़ा, तो ये ऑप्शन बी डी ब्रोगली समीकरण। क्वेश्चन नंबर 39, एक 640 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा होगी। देखो जो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन लैम्डा। तो आप इस फॉर्मूले से इसका मान निकाल सकते हैं। इसका जो सही मान होगा वो होगा ऑप्शन ए 3.106 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 40, बॉन्डिंग अनुकक्षक परमाणु कक्षक से निम्न द्वारा बनता है, विनाशकारी अतिव्यापन, लाभकारी अतिव्यापन, योग अतिव्यापन, या ऑप्शन डी दोनों बी वैसी। तो जो हमारे बॉन्डिंग अनुकक्षक हैं वे होते हैं लाभकारी अतिव्यापन द्वारा, और योग अतिव्यापन भी हम लाभकारी अतिव्यापन को बोल सकते हैं, जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। विनाशकारी अतिव्यापन द्वारा बनते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग अनुकक्षक, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो आगे के 35 क्वेश्चन हैं वे हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। धन्यवाद।